जहां किसी ने सदी की सबसे शानदार पार्टी का आयोजन किया हो। अच्छा। हाँ, मतलब यूरोप के सबसे बड़े रईस वहां मौजूद हों, बेहतरीन खाना परोसा जा रहा हो, आसमान में एकदम भव्य आतिशबाजी हो रही हो और हर कोई बस उस मेजबान की तारीफों के पुल बांध रहा हो। सुनने में तो किसी सपने जैसा लग रहा है ना? हाँ। लेकिन अगली ही सुबह उस इंसान को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसकी बाकी की पूरी जिंदगी एक अंधेरी कालकोठरी में बीतती है। बाप रे, सिर्फ एक पार्टी देने के लिए? बिल्कुल, महज इसलिए क्योंकि उसकी कामयाबी और उसकी चमक ने दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान को डरा दिया था। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। हाँ, ये जरूरी है। आज के इस डीप डाइव में हम रॉबर्ट ग्रीन की बहुत ही चर्चित किताब द 48 लॉज ऑफ पावर के पहले और शायद सबसे अहम नियम का विश्लेषण कर रहे हैं, और वो नियम है मास्टर को कभी मात न दें। मतलब नेवर आउटशाइन द मास्टर। एकदम सही। और हमारा मिशन ये समझना है कि क्यों अपनी प्रतिभा का अत्यधिक प्रदर्शन करना या मतलब बहुत ज्यादा चमकना किसी भी इंसान के करियर और जिंदगी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि सत्ता और शक्ति का जो मनोविज्ञान है ना, वो तर्क पर नहीं चलता, वो पूरी तरह से भावनाओं पर काम करता है। मतलब लॉजिक का कोई काम नहीं वहाँ? बिल्कुल नहीं। देखिए, जो लोग पदानुक्रम में या कह लें सत्ता के ढांचे में एकदम शीर्ष पर बैठे हैं, उनके भीतर एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक जरूरत होती है। किस तरह की जरूरत? खुद को लगातार आरामदायक रूप से श्रेष्ठ महसूस करने की जरूरत। मतलब उन्हें लगना चाहिए कि बॉस वही है। जब कोई मातहत या जूनियर अपनी बहुत असाधारण प्रतिभा दिखाता है, तो वो अनजाने में ही सही उस श्रेष्ठता के बुलबुले को फोड़ देता है। और फिर मास्टर की असुरक्षा बाहर आ जाती है। हाँ बिल्कुल, मास्टर को अचानक अपनी प्रासंगिकता और अपनी ताकत पर शक होने लगता है। और ये सिर्फ जलन की बात नहीं है, ये उनके लिए एक अस्तित्व का संकट है। उन्हें लगता है कि अगर ये व्यक्ति मुझसे ज्यादा सक्षम है, तो कल को मेरी कुर्सी भी तो छीन सकता है। सही बात है। और इस खौफनाक मनोविज्ञान को समझने के लिए उस पार्टी की कहानी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता जिसका जिक्र मैंने भी शुरुआत में किया था। फ्रांस वाली घटना है ना? ये 1661 के फ्रांस की बात है। वहाँ के राजा थे लुई 14वें, जिन्हें लोग सन किंग भी कहते थे, जो खुद को सूरज मानते थे। बिल्कुल। और उनके वित्त मंत्री थे निकोलस फोके। अब फोके कोई मामूली नौकरशाह नहीं था, मतलब वो कला का बहुत बड़ा पारखी था, बहुत ही शानदार जिंदगी जीता था और फ्रांस के एलीट वर्ग में उसकी बहुत गहरी पैठ थी। उसका रसूख बहुत बड़ा था। हाँ, तो जब प्रधानमंत्री का निधन हुआ तो फोके को पूरा यकीन था कि अगला प्रधानमंत्री तो वही बनेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये फोके का बहुत ज्यादा आत्मविश्वास था। राजा लुई 14वें ने वहाँ एक बहुत ही कूटनीतिक चाल चली। उन्होंने क्या किया कि प्रधानमंत्री का पद ही हमेशा के लिए खत्म कर दिया। एक सेकंड, पद ही खत्म कर दिया? हाँ, और इस फैसले ने फोके के भीतर एक घबराहट पैदा कर दी। उसे महसूस होने लगा कि शायद वो राजा की नजरों में अपना प्रभाव खो रहा है। तो मतलब अब उसे खुद को साबित करना था? बिल्कुल। अपनी उपयोगिता साबित करने और राजा का दिल वापस जीतने के लिए फोके ने एक ऐसी योजना बनाई जो इतिहास की मतलब कह सकते हैं सबसे बड़ी राजनीतिक भूल साबित हुई। वही पार्टी वाली भूल? हाँ, उसने अपने नए बेहद आलीशान महल वोले विकोम्ट में एक बहुत ही भव्य पार्टी रखी। आधिकारिक तौर पर तो ये पार्टी राजा के सम्मान में थी, लेकिन असल में ये फोके की अपनी ताकत और रसूख का एक शक्ति प्रदर्शन था। और उस रात का जो विवरण इतिहास की किताबों में है ना, वो सच में किसी के भी होश उड़ा सकता है। ला फॉन्टेन और मॉलियर जैसे उस युग के सबसे महान विचारक वहां थे। मॉलियर ने तो शाम के लिए खास एक नया नाटक भी लिखा था। सोचिए, उस जमाने में ऐसा आयोजन है ना। मेहमानों को 7 कोर्स का डिनर परोसा गया और उसमें ओरिएंट का ऐसा खाना था जिसे फ्रांस में पहले किसी ने चखा तक नहीं था। राजा को एक बेहद खूबसूरत बगीचे में घुमाया गया, आसमान को आतिशबाजी से भर दिया गया, जो कि राजा को बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा। बिल्कुल। अगर आज के कॉर्पोरेट दुनिया से इसकी तुलना करें तो ये तो वैसा ही हुआ कि आपने कंपनी का सेल्स टारगेट 500% पूरा कर लिया। हाँ? और एक शानदार जश्न की पार्टी थी जहां सारे निवेशक सिर्फ आपकी तारीफ कर रहे हैं और सीईओ बेचारे को कोई पूछ भी नहीं रहा, और फिर सीईओ आपको निकाल दे क्योंकि आपने उसे कमजोर दिखा दिया। यह तुलना हालात की गंभीरता को बहुत सटीक तरीके से समझाती है। देखिए, उस रात फोके की पार्टी में जो हुआ वो सिर्फ एक उत्सव नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे सत्ता का हस्तांतरण हो रहा हो। मतलब राजा को लगा कि अब फोके ही असली राजा है। हाँ, जैसे जैसे शाम ढल रही थी, लुई 14वें देख रहे थे कि उनके अपने वफादार दरबारी फोके की भव्यता के आकर्षण में बंधे हुए हैं।
सन किंग, जो सोचता था कि ब्रह्मांड उसी के इर्द गिर्द घूमता है, उसे ये एहसास हुआ कि उसके दरबारियों की नजर में फोके ज्यादा प्रभावशाली है। फोके ने अनजाने में राजा के अहंकार को कुचल दिया था। बिल्कुल। उसका इरादा भले ही राजा को खुश करने का रहा हो, लेकिन वो ये भूल गया कि एक संप्रभु शासक कभी भी किसी दूसरे को अपने से अधिक चमकीला सूरज बनते नहीं देख सकता। और इसका जो परिणाम हुआ वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अगली ही सुबह फोके को गिरफ्तार कर लिया गया। और विडंबना देखिए कि उसे गिरफ्तार करने वाला कोई और नहीं, राजा का ही मुख्य मस्केटियर डी आर्टिगनन था। हाँ। और फोके पर सरकारी खजाना चुराने का आरोप लगाया गया, जबकि सच्चाई ये थी कि उसने जो भी धन खर्च किया था वो सब राजा की जानकारी और उसकी सहमति से हुआ था। फिर भी उसे फ्रांस की सबसे दूरदराज और एकांत जेल में भेज दिया गया। और उसकी बाकी की पूरी जिंदगी, मतलब करीब 20 साल, उसी काल कोठरी में बीती। और फोके के पतन के बाद राजा ने जो किया वो सत्ता की क्रूरता का एक और बहुत दिलचस्प पहलू है। लुई 14वें ने फोके की जगह कोलबर्ट नाम के एक व्यक्ति को नया वित्त मंत्री बनाया। कोलबर्ट, उसकी क्या खासियत थी? उसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो बेहद नीरस, कंजूस और उबाऊ इंसान था। अरे बाप रे। हाँ, वो पेरिस की सबसे उबाऊ पार्टियां देता था और राजा को यही चाहिए था। राजा एक ऐसे इंसान चाहता था जो कभी उसके आकर्षण को चुनौती न दे सके। मतलब राजा अपने आसपास सिर्फ ऐसे लोग चाहता था जो उससे कम चमकते हों। बिल्कुल। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। राजा ने फोके के उसी वॉले विकोम्ट महल का डिजाइनरों को काम पर रखा और वर्सेल्स के महल का निर्माण करवाया, जो कि फोके के महल से बहुत ज्यादा बड़ा था। हाँ, कहीं अधिक विशाल। ये राजा का तरीका था दुनिया को बताने का कि असली ताकत सिर्फ और सिर्फ उसके पास है। रुको, ये बात तो मुझे थोड़ा परेशान कर रही है। मतलब अगर किसी व्यक्ति में वाकई असाधारण क्षमता है और बेहतरीन काम करने पर उसे फोके की तरह जेल जाना पड़ सकता है, तो फिर इंसान तरक्की कैसे करे? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है। मतलब क्या प्रतिभाशाली लोगों को जिंदगी भर अपनी काबिलियत छुपानी चाहिए और बस एक मामूली कर्मचारी बनकर रहना चाहिए? मुझे यकीन है कि इस खतरनाक खेल में आगे बढ़ने का कोई तो सुरक्षित तरीका होगा। ये बहुत वाजिब सवाल है। और देखिए, प्रतिभा को मार देना इसका समाधान नहीं है। अपनी प्रतिभा को सही तरीके से प्रस्तुत करना समाधान है। वो कैसे? इसके लिए हमें 1600 के दशक की शुरुआत के एक बहुत बड़े ऐतिहासिक उदाहरण को देखना होगा। इतालवी खगोल शास्त्री गैलीलियो की कहानी। अच्छा, गैलीलियो? हाँ, गैलीलियो की स्थिति फोके से बहुत अलग थी। वे उस समय के कई वैज्ञानिकों की तरह आर्थिक रूप से बहुत असुरक्षित थे। वे पूरी तरह से शासकों और अमीरों पर निर्भर थे। मतलब उनके पास कोई पक्की नौकरी नहीं थी? नहीं। जब भी वे कोई नई खोज करते तो उसे किसी रईस को भेंट कर देते। बदले में उन्हें कोई स्थायी वेतन नहीं मिलता था, बस कुछ उपहार मिल जाते थे। ये बहुत अस्थिर जीवन था। लेकिन फिर 1610 में गैलीलियो ने एक बहुत बड़ी खोज की। उन्होंने अपनी नई दूरबीन से बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं का पता लगाया, जो विज्ञान की दुनिया में एक बहुत बड़ा धमाका था। बिल्कुल। और आमतौर पर उस समय वैज्ञानिक ऐसी खोज को अलग अलग संरक्षकों में बांट देते थे ताकि हर किसी से थोड़ा थोड़ा पैसा या फायदा मिल सके। लेकिन गैलीलियो ने यहाँ एक मास्टर स्ट्रोक खेला। क्या किया उन्होंने? उन्होंने अपनी पूरी की पूरी खोज का श्रेय सिर्फ एक ही परिवार के नाम कर दिया, और वो था मेडिसी परिवार। हाँ, और गैलीलियो की इस रणनीति के पीछे का विज्ञान और प्रतीकावाद बहुत ही अद्भुत था। देखिए, कोसिमो प्रथम, जिन्होंने मेडिसी राजवंश की स्थापना की थी, उन्होंने बृहस्पति ग्रह को अपने परिवार का प्रतीक बनाया था। बृहस्पति मतलब रोमन माइथोलॉजी में देवताओं का राजा? बिल्कुल। और गैलीलियो ने इसी बात को अपना आधार बनाया। उन्होंने घोषणा की कि बृहस्पति के जो 4 चंद्रमा उन्होंने खोजे हैं, वे दरअसल आसमान में कोई आम खगोलीय पिंड नहीं है। तो क्या है? वे कोसिमो द्वितीय और उसके 3 भाइयों के प्रतीक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये चारों चंद्रमा बृहस्पति ग्रह यानी राजवंश के संस्थापक कोसिमो प्रथम के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। मतलब गैलीलियो ने 17वीं सदी में एक ऐसा पीआर स्टंट किया जो आज के मार्केटिंग गुरुओं का भी दिमाग खराब कर दे। एकदम सही कहा। ये तो वैसा ही हुआ ना कि आपने नोबेल पुरस्कार जीतने वाली कोई खोज की हो, लेकिन उस रिसर्च पेपर के मुख्य लेखक के तौर पर अपने सीईओ का नाम लिख दिया हो। उन्होंने तारों को सीधे राजघराने के अहंकार से जोड़ दिया। और यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी।
अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो गैलीलियो समझ चुके थे कि उनके संरक्षकों को विज्ञान या ब्रह्मांड के रहस्यों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें सिर्फ अपनी तारीफ चाहिए थी। हाँ, उन्हें सिर्फ अपने नाम, अपनी महिमा और अपनी अमरता से मतलब था। गैलीलियो ने अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा का इस्तेमाल करके मेडिसी परिवार को पूरे यूरोप में चमकने का मौका दिया। और इसके नतीजे में गैलीलियो की जिंदगी रातों रात बदल गई, है ना? बिल्कुल बदल गई। उन्हें आधिकारिक तौर पर दरबारी दार्शनिक और गणितज्ञ बना दिया गया, वो भी पूरे वेतन के साथ। उन्हें फिर कभी किसी से गिड़गिड़ाना नहीं पड़ा। ये वाकई एक मास्टर क्लास है। मतलब गैलीलियो ने खुद आगे बढ़कर क्रेडिट लेने के बजाय अपनी जीत को बॉस के कुशल नेतृत्व का परिणाम बता दिया। बॉस का अहंकार संतुष्ट हो गया और गैलीलियो की नौकरी पक्की हो गई। गैलीलियो ने अपने मास्टर्स को कभी ये महसूस नहीं कराया कि वे सिर्फ पैसे देने वाले एटीएम हैं। फोके ने राजा को छोटा महसूस कराया था, जबकि गैलीलियो ने अपने मास्टर्स को सितारों से भी बड़ा बना दिया। हाँ, उसने खुद को पीछे रखा और मास्टर को चमकने दिया। बिल्कुल। ये समझ में आता है। मतलब फोके ने जानबूझकर दिखावा किया और गैलीलियो ने जानबूझकर बॉस की तारीफ की। दोनों ही मामलों में उनके कदम सोचे समझे थे। हाँ, सोच समझकर उठाए गए कदम थे। लेकिन मुझे एक बात खटक रही है। क्या हो अगर कोई इंसान जानबूझकर कुछ भी ना कर रहा हो? मतलब अगर किसी की प्राकृतिक प्रतिभा, उसका आकर्षण या काम करने का तरीका ही इतना शानदार हो कि वो बिना कोशिश किए ही मास्टर को मात दे दे, क्या तब भी उसे सजा मिलती है? ये इस नियम का सबसे खौफनाक पहलू है और इसका जवाब है हाँ। सच में बिना कुछ किए भी लोगों के लिए खतरा बन जाता है। इस संदर्भ में फेंजा के राजकुमार अस्टोरे मैनफ्रेडी की कहानी पर गौर करना जरूरी है। ये इटली की बात है ना? हाँ, साल 1500 की बात है। इटली का एक बहुत ही क्रूर शासक था सेसारे बोर्गिया। जब बोर्गिया ने फेंजा शहर पर कब्जा किया तो उसने एक अजीब फैसला लिया। उसने मैनफ्रेडी को जिंदा छोड़ दिया। बोरिया, जो अपने दुश्मनों को बेरहमी से मारने के लिए जाना जाता था, उसने 18 साल के मैनफ्रेडी को बख्श दिया और उसे अपने ही दरबार में आजादी से रहने दिया। तो ऊपर से देखने पर तो ये किसी चमत्कार या दया की कहानी लगती है। लेकिन सत्ता की राजनीति में दया का कोई स्थान नहीं होता। कुछ ही हफ्तों बाद बिना किसी स्पष्ट कारण के मैनफ्रेडी को जेल में डाल दिया गया और ठीक 1 साल बाद उसकी लाश एक नदी में तैरती हुई मिली। उसके गले में एक भारी पत्थर बंधा था। बोरिया ने झूठे आरोप लगाए कि मैनफ्रेडी गद्दारी कर रहा था, लेकिन असली वजह पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक थी। मनोवैज्ञानिक वजह? हाँ। अस्टोरे मैनफ्रेडी स्वाभाविक रूप से बेहद सुंदर, आकर्षक और अपनी जनता के बीच बहुत लोकप्रिय था। तो मैनफ्रेडी का यही प्राकृतिक आकर्षण उसकी मौत का कारण बन गया? एकदम सही। बोर्गिया की ताकत लोगों के खौफ पर टिकी थी, जबकि मैनफ्रेडी का प्रभाव लोगों के प्यार पर आधारित था। मैनफ्रेडी के आसपास होने से बोर्गिया को अपनी क्रूरता और अपना कमजोर आकर्षण चुभने लगता था। बोर्गिया को खुद से नफरत होने लगी होगी। हाँ, मैनफ्रेडी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। उसका सिर्फ वहां मौजूद होना ही बोर्गिया को असुरक्षित महसूस कराने के लिए काफी था। सत्ता के गलियारों में आपकी प्राकृतिक चमक भी एक बहुत बड़ा अपराध हो सकती है। ये तो सच में डरावना है। मतलब आपका अच्छा होना ही आपका मृत्युदंड बन सकता है। एक और कहानी है जो बहुत परेशान करने वाली है, 16वीं सदी के जापान की। सम्राट हिदेयोशी वाली कहानी। हाँ, वहाँ सम्राट हिदेयोशी का सबसे करीबी और पसंदीदा चाय समारोह कलाकार था सेन नो रिक्यू। अब रिक्यू की हैसियत इतनी बढ़ गई थी कि वो सिर्फ चाय बनाने वाला नहीं बल्कि सम्राट का सबसे अहम सलाहकार बन गया था। पूरे जापान में उसका रुतबा बहुत बड़ा था। हाँ, किसी मंत्री से कम नहीं था। लेकिन रिक्यू की कहानी ये सिखाती है कि जब इंसान अपनी सफलता के नशे में चूर हो जाता है ना, तो वो सबसे बुनियादी नियम भूल जाता है। रिक्यू को ये भ्रम हो गया कि उसका ये सम्मान उसकी अपनी महानता के कारण है। वो भूल गया कि वो सत्ता सम्राट की दी हुई है। बिल्कुल, वो भूल गया कि ये सारी शक्ति केवल सम्राट की छाया है। और इसी अति आत्मविश्वास में उसने एक भयानक भूल कर दी। उसने अपनी मूर्ति बनवा दी थी। हाँ, उसने अपनी एक आदमकद लकड़ी की मूर्ति बनवाई जिसमें उसे कुलीन वर्ग के सैंडल पहने हुए दिखाया गया था। और सबसे बड़ी गलती ये की कि उसने उस मूर्ति को महल के सबसे महत्वपूर्ण मंदिर के मुख्य द्वार पर रखवा दिया, जहाँ से राजघराने के लोग रोज गुजरते थे। बिल्कुल। लेकिन एक सेकंड, महज एक लकड़ी की मूर्ति के लिए सम्राट ने उसे मौत की सजा सुना दी। ये तो बहुत ही सनक भरा फैसला लगता है। देखिए, ये केवल एक मूर्ति का मामला नहीं था, ये सम्राट के अधिकारों में सीधा दखल था।
हिदेयोशी ने इसे अपनी व्यक्तिगत तौहीन माना। उससे लगा कि रिक्यू उससे भी ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। हाँ, सत्ता में बैठे लोग अक्सर मॉन्स्टर्स ऑफ वैनिटी बन जाते हैं, मतलब अहंकार के दानव। वे आपको तब तक ही पसंद करते हैं जब तक आप उनकी सत्ता की रोशनी में नहा रहे हो। जैसे ही आप खुद चमकने लगे, जैसे ही आप अपनी खुद की रोशनी पैदा करने लगते हैं, मास्टर का प्यार नफरत में बदल जाता है और रिक्यू को इसी तौहीन के चलते सिप्पुकू यानी आत्महत्या करने का आदेश दिया गया। तो अब यहाँ एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल खड़ा होता है। अगर ये अहंकार के दानव इतने ही नाजुक हैं, तो हम और आप जैसे आम लोग खुद को कैसे बचाएं? ये सबसे जरूरी हिस्सा है। मतलब क्या बचने का एकमात्र तरीका यह है कि हम काम में अपनी अक्षमता दिखाएं या खुद को ऑफिस में एकदम बेवकूफ साबित कर दें? क्योंकि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मुझे वैसे निकाल दिया जाएगा। नहीं नहीं, अक्षम होना या बेवकूफ दिखना समाधान नहीं है। रणनीति यह है कि आप अपनी बुद्धिमत्ता को एक आवरण में छुपा कर रखें। अच्छा, वो कैसे? पहली कूटनीति है सतर्क और छिपी हुई चापलूसी। अगर आप सीधे सीधे बॉस की बहुत ज्यादा तारीफ करेंगे तो वो नकली लगेगा। इसके बजाय आपको रणनीतिक भोलापन अपनाना चाहिए। रणनीतिक भोलापन? इसे थोड़ा और आसान शब्दों में बताइए। इसका मतलब है कि आप उन क्षेत्रों में अपने मास्टर से मदद या सलाह मांगे जिनमें वे खुद को विशेषज्ञ मानते हैं। जानबूझकर कुछ ऐसी छोटी मोटी गलतियां करें जिनसे कंपनी का कोई नुकसान ना हो। एकदम सही, जब कोई मास्टर अपने जूनियर को कुछ सिखाता है तो उसका अहंकार सबसे ज्यादा संतुष्ट होता है। उसे लगता है कि उसकी विशेषज्ञता अभी भी बहुत जरूरी है। मतलब आप बॉस को ये एहसास करा रहे हैं कि उनकी वजह से ही काम हो पा रहा है। हाँ। और अगर किसी के पास कोई बहुत ही शानदार रचनात्मक आइडिया हो जो शायद बॉस कभी सोच भी ना पाए, तब क्या करें? वहाँ भी श्रेय देने की कला काम आती है। अगर आपके विचार ज्यादा रचनात्मक हैं, तो सबके सामने ये जताएं कि ये विचार असल में मास्टर की ही किसी पुरानी बात का नतीजा है। तो आप उन्हें क्रेडिट दे रहे हैं। बिल्कुल, ये एक ढाल का काम करता है। लेकिन एक सेकंड, क्या हमेशा मास्टर के सामने सिर झुकाकर ही रहना है? मतलब क्या इस नियम का कोई अपवाद नहीं है? मान लीजिए मेरा बॉस लगातार खराब फैसले ले रहा है और पूरी कंपनी डुबा रहा है, तब भी क्या मुझे उसे ही चमकने देना चाहिए? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे रिवर्सल या नियम का अपवाद कहा जाता है। अगर आपका सुपीरियर एक गिरता हुआ सितारा है, यानी वो अपनी सत्ता खो रहा है, कमजोर पड़ रहा है और उसका पतन एकदम निश्चित है, तो फिर आपको अपनी प्रतिभा छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब अगर मास्टर गिर रहा है तो उसे पूरी तरह से आउटस्मार्ट कर दो। बिल्कुल, उसे मात देने में संकोच न करें। लेकिन यहाँ भी सावधानी जरूरी है। अगर मास्टर अभी भी अपनी कुर्सी पर मजबूत है तो बस अपनी बारी का इंतजार करें। सही समय का इंतजार। हाँ, क्योंकि सत्ता का एक प्राकृतिक स्वभाव है कि वो समय के साथ फीकी पड़ती है। जो आज मजबूत है वो कल कमजोर होगा ही। अगर मैं इस पूरी चर्चा को एक आज के संदर्भ में समेटूं, तो मुझे ये एक हाईवे पर रात के सफर जैसा लगता है। कैसे? सोचिए कि आप रात के अंधेरे में एक बहुत ही शक्तिशाली कार चला रहे हैं। आपके आगे एक दूसरी कार चल रही है जिसकी गति थोड़ी धीमी है। आप क्या करते हैं? आप अपनी कार की तेज हेडलाइट्स को डिपर पर डालकर थोड़ा मध्यम कर लेते हैं। ये एक बेहतरीन उदाहरण है ना? आप लाइट इसलिए कम नहीं करते क्योंकि आपकी कार कमजोर है। आप ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आपके आगे चलने वाला इंसान शीशे में वो चकाचौंध देखकर घबरा ना जाए और कहीं एक्सीडेंट ना कर बैठे। बिल्कुल, आप अपनी रोशनी कम करते हैं ताकि आप दोनों का सफर सुरक्षित रहे। और यही इस नियम का असली सार है। अपनी ताकत को छुपाना या मास्टर को खुद से ज्यादा बुद्धिमान महसूस कराना, ये कमजोरी की निशानी नहीं है। ये एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। हाँ, ये एक बहुत ही परिपक्व सर्वाइवल रणनीति है। ऐसा करके आप सामने वाले की असुरक्षा का शिकार होने से बचते हैं और गेम पर अपना नियंत्रण बनाए रखते हैं। फोके ने भावनाओं में बहकर नियंत्रण खो दिया था, जबकि गैलीलियो ने भावनाओं को समझकर नियंत्रण अपने हाथ में रखा। एकदम सटीक बात। आज के इस डीप डाइव ने सच में सोचने के कई नए नजरिया दिए हैं। मतलब हमने देखा कि कैसे अपनी प्रतिभा का गलत प्रदर्शन किसी को 20 साल के कारावास में ढकेल सकता है। और कैसे थोड़ा सा क्रेडिट बांटना आपकी जिंदगी संवार सकता है। बिल्कुल, ये तो साफ है कि इंसानी फितरत और सत्ता को लेकर जो असुरक्षाएं हैं वो सदियों से वैसी ही हैं। लेकिन जाते जाते एक ऐसा सवाल है जो मुझे लगता है हम सभी के दिमाग में गूंज रहा होगा। वो क्या? आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां लिंक्डइन पर हर कोई अपनी उपलब्धियों का खुलकर ढिंडोरा पीट रहा है। हमें मैनेजमेंट स्कूलों में भी यही सिखाया जाता है कि विजिबिलिटी ही सफलता की कुंजी है। हाँ, अपना ब्रांड बनाओ। बिल्कुल, खुद को सबसे आगे रखो। तो ऐसे दौर में
क्या अपने बॉस के अहंकार को बचाने के लिए बैकग्राउंड में छिप जाना आपके खुद के करियर के लिए एक बड़ी गलती नहीं है? ये बहुत सोचने वाली बात है। क्या आज का आधुनिक कॉर्पोरेट माहौल इस नियम को चुनौती देता है, या फिर इंसान का अहंकार आज के इन फैंसी और वातानुकूलित ऑफिसों में भी लुई 14वें के दरबार जितना ही नाजुक है? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा।